Okay, so we have with us today Adarsh Kant Shukla, who's got 149 rank in his first attempt. He's just 22 years old and he's going to be an IPS with the rank that he's got this year. And I am particularly happy because I've known Adarsh since he started preparing for mains. We got in touch and then I had the opportunity to check some of his answers. And I told him that I know this, you are going to make it through, and he has done it. So that's a very happy moment for me as much as it is for him. So let us hear about Adarsh's journey and how he has cracked the UPSC Civil Services, considered to be one of the toughest exam in such a short time and at such a young age. So Adarsh, welcome and congratulations. Good to see you after the victory. And uh, just the viewers would probably like to know आपका education background क्या है and where are you from? What have you studied? How much marks you have got in 10th and 12th? And why did you select सर your? आई लिव इन बाराबंकी Yes, उत्तर प्रदेश एंड yes, मेरी yes. जो बेसिक स्कूलिंग है इंटर तक वो बाराबंकी उत्तर प्रदेश से ही हुई। उसके बाद में नेशनल पीजी कॉलेज से मैंने बीएससी किया, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ में और एलयू से एफिलेटेड है। बीएससी करने के बाद में आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करते हैं एंड 2020 में मैं एलिजिबल हो गया था सिविल सर्विसेज के लिए। तो 2020 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आप क्या पहले से ही आईएएस आईपीएस बनना चाहते थे या फिर बाद में आपको ऐसा आइडिया है कि आपको आईएएस बनना है? सर वैसे तो स्टार्टिंग से ही एक फैमिली में तो था कि सिविल सर्विसेज के लिए एक बार आप एक्सप्लोर करो कि आपको ऐसा कैरियर चॉइस को कैसा लगता है। बट मेरा इंटरेस्ट शुरू में साइंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा था एंड इजीली इंटर के बाद मैंने एक प्योर साइंसेस के लिए बीएससी चूज किया। बट जब मैंने एक्सप्लोर किया सिविल सर्विसेज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरेस्ट जो है उससे काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। जो सिविल सर्विसेज में कैरियर की डायनामिज्म है और जो एक्सपोजर मुझे वहाँ मिलेगा, स्पेशली बिकॉज मैं बाराबंकी से था तो एक्सपोजर की हमेशा से मेरे पास एक कमी मुझे महसूस हुई थी। बिल्कुल। सो सिविल सर्विसेज मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्सपोजर मिल सकता है, तो इसीलिए मैंने अच्छा, तो आपने इसके लिए कोचिंग वगैरह कुछ ली है जो आपने प्रिपरेशन किया? सर कोचिंग तो मैंने नहीं की थी कहीं से। मैंने बस टेस्ट सीरीज के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज मैंने लगाए। ऐसी क्लासरूम कोचिंग या फिर किसी ऑप्शनल की कोचिंग तो मैंने यूजुअली अवॉइड की थी। तो आपने बिल्कुल कोचिंग की नहीं और आप बाराबांकी जैसे स्मॉल टाउन में रह के आपने तैयारी की, आपने क्रैक किया। कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि आप किसी डिसएडवांटेज में हैं क्योंकि बड़े बड़े शहर में लोग जाके कोचिंग ले रहे हैं? तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ? सर जब मुझे प्रिपरेशन का एकदम आइडिया नहीं था, जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में था प्रिपरेशन के फेज में, तो मुझे मेरे पास एक चॉइस थी। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिंग थे एंड दे वर रेडी कि आप अगर दिल्ली जाओ तो हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। एंड इनफैक्ट मेरे फादर तो बोल भी रहे थे कि तुम दिल्ली जाओ, सोचो मत। बट मेरा ऐसा जो स्टाइल है पढ़ने का, और जब मैंने उसको सिलेबस देखा, क्वेश्चन देखे, तो एक मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि आई कैन ट्राई कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन करके इसको सिलेबस कवर कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल होता है वो एक मतलब काफ़ी यूज़फुल होता है, बट मेरे लिए एक वो एडेड बर्डन हो जाता है जो मेरे प्राइमरी सोर्स है उसके अलावा। तो आई यूजुअली टेंड टू अवॉइड दोस, वरना काफ़ी मुझे स्ट्रेस हो जाता है ज़्यादा मटेरियल, स्टडी मटेरियल देख के। I तो can so इसीलिए much मैंने उसको identify अवॉइड with you, others. Same thing when I started geography optional preparation. I bought coaching material, but when I opened the book, it gave me stress. The notebooks. So I can totally identify with you. Now, next thing that we would want to know that आपने फिर बुक लिस्ट वगैरह कैसे आपको पता चली और फिर कौन से बुक्स आपने जनरली फॉलो किए, और स्पेशली सोशियोलॉजी जो आपका ऑप्शनल है जो आपने बताया था मुझे, उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया विदाउट एनी कोचिंग एट ऑल? सर सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो देखा मैंने जो ऑनलाइन टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है, तो मैंने देखा कि कौन सा ऐसा बुक है हर सब्जेक्ट के लिए जो कॉमन है मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो मैंने सबसे पहले बेसिक वही बुक डिसाइड करी। फॉर एग्जांपल हर बिगिनर को पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री के लिए इवन दो तमिलनाडु एनसीईआरटी रिकमेंड की जाती है, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और उस हिसाब से क्वेश्चन आनी है, तो मैंने उसके लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैंने केवल आर्ट एंड कल्चर सेलेक्टिवली देखा और एशियन मटेरियल को उतना फोकस नहीं किया।
उसके अलावा जब बारी आती है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की, तो उसके लिए एनसीईआरटी है। और इकोनॉमिक्स के लिए 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने केवल उसको रेफर किया, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इन्वायरमेंट के लिए मैंने नोटिस किया कि नेशनल पार्क वगैरह हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क या हिमालयन नेशनल पार्क, उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फुल फ्लेज स्टैटिक, मैंने सोचा कि जो करंट में चल रहे हैं इशूज और जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, किस तरह का फ्लोरा फाना है, तो उसके बेसिस पे मैंने कवर किया। और सोशियोलॉजी की जहाँ तक बात है, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना है, तो मैंने अपने मन में अपने दिन को 3 फेज में डिवाइड कर लिया। एक फेज मुझे ऑप्शनल को देना है, एक फेज मुझे जीएस को देना है, और चूंकि ब्रेकफास्ट के बाद में मेरी तुरंत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो उस फेज को मैंने न्यूज़पेपर के लिए रखा। तो मैंने सोशियोलॉजी तो शुरुआत से ही लगातार पढ़ा, ऑलमोस्ट 9 मंथ तक मैंने रिगोरसली सुबह, ऐसे कोई 2 दिन लगातार हुए होंगे जब मैंने सोशियोलॉजी ना पढ़ा। तो अच्छा। वो 9 मंथ्स लगातार सोशियोलॉजी पढ़ने की वजह से, जो मैंने कोचिंग नहीं की थी, एक टाइम के बाद में सितंबर तक आके मुझे लगने लगा कि ठीक है, अभी मुझे सोशियोलॉजी का एक बेसिक आइडिया हो गया, पेपर 1 मेरा कवर हो गया, और इमीडिएटली मैंने फिर उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। एंड ये मेरे प्रीलिम्स के 6 महीने पहले ही मैंने सोशियोलॉजी की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अच्छा। अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। अच्छा। जनरली आपने मेंस की जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो कब शुरू की? डे 1 से स्टार्ट कर दी या फिर कुछ समय लिया आपने समझने के लिए उसके बाद? सर डे 1 से तो नहीं स्टार्ट किया था। शुरू में मैंने पॉलिटी, लक्ष्मीकांत के जो मॉडर्न जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ा, और जब मेरे पास एक डेफिनेट फॉर्डर मटेरियल हो गया कि मैं हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ एटलीस्ट लिख सकता हूँ, तब मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिखना शुरू किए जो प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या फिर उससे भी बेटर सोर्स रहता है जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको अगर आप उठा के कोई एस्पिरेंट प्रैक्टिस करे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो अगस्त, आई रिमेम्बर कि अगस्त से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, एंड सितंबर में आई डिसाइडेड कि टेस्ट सीरीज एक कर लेते हैं जीएस के लिए, मेंस की। और उस टेस्ट सीरीज का मुझे ये एक एडवांटेज हुआ कि मुझे पता चल गया कि अगले 14 दिन में मुझे ये टेस्ट देना है, तो मैं वो टॉपिक फिर करता गया। तो सिलेबस बार बार मैं करता गया, और अप्रैल तक ऐसा हो गया कि मेरा जीएस का एक पूरा इटरेशन हो चुका। वेरी गुड। तो फिर नोट्स कैसे बनाए आपने, या किसी के फॉलो तो किए नहीं आपने नोट्स? तो क्या आपने नोट्स खुद के बनाए थे जिसको फॉलो कर रहे थे? सर खुद के तो नोट्स नहीं बनाए थे, तो मेरे प्राइमरी सोर्सेज थे, उनमें ही मैं हाईलाइट कर लेता था। और जो कई बार ऐसा होता है कि आप टेस्ट सीरीज जब करते हैं तो उसमें सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें अगर मुझे कुछ जब तक ऐसा नहीं लगता था कि कोई मेरे लिए रेलेवेंट चीज़ है, तब तक मैं यूजुअली उसको पूरी तरह से पूरा मटेरियल डिस्कार्ड ही कर देता था। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही हैवी मटेरियल होता है, बहुत ही कम उसमें प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैं क्या करता था कि जितना मुझे प्रोडक्टिव लगता था, मिनिमल से मिनिमल मैं केवल अपने बेसिक मटेरियल में ऐड करता जाता था। एंड उसके लिए मैं नोट्स बनाता नहीं था, कई बार ऑनलाइन में सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता था टाइम बचाने के लिए, और कई बार सीधे मेन सोर्स में ही मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में लिख देता था जो केवल मुझे ही समझ आता था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली उन्होंने प्रिपेयर किया। यू हैव सेव्ड योर टाइम ऑफ दैट प्रिपेयरिंग नोट्स। और मेरा भी यही मानना था जब मैं तैयारी कर रहा था कि अगर बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत क्या है। बुक में ही आप हाईलाइट कर दें और उससे आपका समय भी बचता है, और जब दोबारा आप खोलेंगे तो हाईलाइटेड पार्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन तुरंत हो जाता है। शायद आपने भी इस तरह से कुछ किया है। तो जो यस। जो फिक्स्ड बुक्स जो हम बताते हैं यूपीएससी के लिए, उसके अलावा भी आपने इंटरेस्ट वाली कोई नॉन फिक्शन बुक भी पढ़ी? शायद आपको हॉबी भी नॉन फिक्शन रहा है पढ़ना। यस सर, नॉन फिक्शन बुक्स मेरी एक हॉबी रही है, और स्पेशली जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे होती है या जो सोशियो इकोनॉमिक थिंग्स पे बुक होती है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। प्रिपरेशन के कोर्स में मैंने ब्लड एंड सैंड पढ़ी थी, जो इजिप्ट में सुएज वॉर के ऊपर है। एलेक्स फोंटेनजेमन एक राइटर है, वो हिस्ट्री पे लिखती है, मुझे वो काफ़ी पसंद है, तो उनकी मैं हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ता था। ऑल्दो कभी इसलिए मैंने नहीं पढ़ा कि यूपीएससी में हेल्प कर जाए, बट उसको पढ़ने से ये एक ओवरऑल कंटेक्स्ट मिल जाता है कि हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था, तो एक मेरा इंटरेस्ट भी था, और एक जीएस मुझे और ऐसे में काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। बिल्कुल। तो कब से आपने बुक्स पढ़ने स्टार्ट किए नॉन फिक्शन वाले? सर यूपीएससी के प्रिपरेशन के पहले मैं यूजुअली फिक्शन बुक्स पढ़ता था, मुझे वही पसंद है, बट यूपीएससी के टाइम पे मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी सेपियंस, युval नोआ हरारी की। तो उसके बाद से मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नॉन फिक्शन भी ट्राई करते हैं। पहले तो काफ़ी मैं बोर हो जाता था उससे, बट फिर जब मैंने हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ना शुरू की तो धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट आ गया कि फिर मैं टाइम निकाल के जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोर हो रहा हूँ या ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं बुक्स या तो पढ़ लेता था, या तो फिर मैं टीवी पे वेब सीरीज या कुछ ऐसा देख लेता था जिससे थोड़ा सा मतलब
मुझे स्ट्रेस में रिलीफ। तो प्रिपरेशन के दौरान अदर्स कभी आपको ऐसा लगा कि डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या फिर सेल्फ डाउट आ रहा है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा? स्पेशली आप छोटे टाउन में हैं, कभी कोचिंग नहीं ली कि कोई आपका पीयर ग्रुप नहीं रहा, अगर हुआ तो आपने फिर कैसे अपने आप को उससे बाहर निकाला? सर मेरे लिए तो जो प्राइमरी सोर्स था एंजाइटी या डिमोटिवेशन को टैकल करने का, वो थी मेरी मदर। मैं हमेशा उनके पास जाता था और मैंने कभी नहीं सोचा कि उनको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है या फिर उनको क्या ही समझ में आएगा। जब भी मेरे टेस्ट में जैसे कम मार्क्स आते थे तो आई यूज्ड टू शेयर किया, अरे देखो मम्मी इसमें कम नंबर हो गया या फिर इसमें अच्छा नंबर आ रहा है, तो मेरी जो खुशी होती थी वो मैं शेयर करता था। फिर मैं अपने फादर से भी शेयर करता था कि जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अगर मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए यूपीएससी क्रैक करना, तो मैं अपनी सिस्टर से, मदर से, फादर से, सबसे मैं लिबरली शेयर करता था अपनी प्रॉब्लम, कभी हेजिटेट नहीं करता था। और जो मेरा बहुत ही स्मॉल फ्रेंड सर्किल है जो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स का है, तो उन लोगों ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया जब भी मैंने उनको प्रॉब्लम अपनी शेयर की। तो मेरा ऐसा मानना है कि फैमिली सबसे एक रेजिलियंस वाला फैक्टर होता है इस। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा या सपोर्ट रहा वो आपकी फैमिली और आपके क्लोज फ्रेंड्स रहे। और मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही था कि जहाँ मैं रहता था दिल्ली में, मेरे साथ और 4-5 दोस्त रहते थे, वो बहुत सपोर्टिव थे, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी फ़ायदा मिला इसका। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। आपसे हम पूछते हैं कि हॉबीज़ आपकी क्या क्या थी और क्या क्या डाली आप? मेरी जो हॉबीज है यूजुअली जैसा कि मैंने पहले ही बोला, बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, इसके अलावा क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, मैं क्रिकेट फॉलो भी काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। एंड डॉक्यूमेंट्रीज और सीरीज में काफ़ी फॉलो करता था, तो वो भी मेरी एक हॉबी थी। यूजुअली पहले मैं फिक्शनल वेब सीरीज ही देखता था, बट यूपीएससी के दौरान काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज धीरे धीरे मुझे देखने से एक सेंस ऑफ हॉबी डेवलप हो गया, तो मैं वो फिर काफ़ी रेगुलर में देखता था। तो इस पे सवाल भी पूछे गए आपसे इंटरव्यू में? यस सर, बिकॉज ऑफ मतलब मैंने कॉलेज क्रिकेट टीम में कैप्टनसी की थी, तो क्रिकेट पे, स्पोर्ट्स पे इन जनरल एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि स्पिरिट स्पिरिट ऑफ द गेम के बारे में पूछा गया था, एंड ये पूछा गया था कि क्या मैं गैम्बलिंग को लीगलाइज करने के फेवर में हूँ या नहीं। और डॉक्यूमेंट्रीज पे मेरे से क्वेश्चन पूछा था मैम ने कि आप कैसी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, किस प्लेटफॉर्म पे देखते हो, एंड हम लोग को आप एक कोई ऐसा फेज रिकमेंड करिए डॉक्यूमेंट्री का जो हम लोग मतलब एंजॉय कर सकें। अच्छा। तो अच्छा ये बताइए, करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी एस्पेरेंट्स में दुविधा होती है कि कौन सा सोर्स फॉलो करें, बहुत सारे सोर्स होते हैं मार्केट में। आपने कोई स्पेसिफिक एक सोर्स फॉलो किया या फिर मल्टीपल सोर्सेज से आपने करंट अफेयर्स को फॉलो किया, और कितने टाइम का करंट अफेयर्स आपने किया, पिछले कितने सालों का या महीनों का? सर शायद ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट आई थिंक करंट अफेयर्स कई बार ओवररेटेड, मतलब ज्यादा उनके ऊपर एम्फसाइज कर दिया जाता है कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम प्रीलिम्स का पेपर देखें और मेंस का पेपर देखें, तो जो कोर डिमांड होती है वो स्टैटिक जो आपका डेप्थ है वही चेक करती है। करंट अफेयर्स जो होती है वो केवल एक बैकड्रॉप सेट करती है उस क्वेश्चन का। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग करंट अफेयर्स पे इतना ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि जो उसका कोर एक स्टैटिक थीम होता है वो ओवरलुक हो जाता है। तो करंट अफेयर्स किसी भी एक सोर्स से फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो मंथली बुकलेट्स में फॉलो करता था विजन आईएएस की, और अक्सर कई बार मैंने देखा है लोग पीआईबी वगैरह भी फॉलो करते हैं, बट मेरे केस में तो मुझे उसका बहुत ही कम ऐसा लगता था कि इनफैक्ट जो डिबेट्स होती थी शुरू में मैंने ट्राई किया कि मैं राज्यसभा डिबेट्स फॉलो करूं, बट एक टाइम के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैं मंथली में कवर कर रहा हूँ ज्यादातर चीजें, तो एक ही चीज को 2-3 जगह करने से कोई उसका मतलब नहीं है, तो इसीलिए बस मैंने मंथली ही फॉलो किया और मैंने कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया। मतलब आपने काफ़ी अपना टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, आपने एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस किया है। और आपका ये भी कहना बिल्कुल सही है, जो करंट अफेयर जो है बैकड्रॉप प्रेजेंट करता है, और मोस्टली आपका जो आजकल स्पेशली जो पैटर्न है उसमें चेक किया जाता है कि आपका कोर स्ट्रेंथ जो है वो है कि नहीं, स्पेशली फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। Yes. सो अदर्स और भी एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछते हैं मुझसे, भी काफ़ी एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि कितने घंटे स्टडी किया जाए। इसका कोई आंसर आपके पास है, या आप कितने घंटे स्टडी करते थे, ये बताइए। सर ऐसा तो मुझे कुछ कभी मैंने नोटिस नहीं किया कि कितना आवर्स हो जाता है, बट ऐसे कि ऑन एन एवरेज अगर 7 to 8 आवर्स परसिस्टेंट कोई पढ़ रहा है तो वो क्रैक कर सकता है ये एग्जाम। मुझे अपना शेड्यूल जो याद आ रहा है वो ऐसा था कि ग्रेजुएशन के थ्रू मुझे डेली बस पकड़नी होती थी सुबह, तो उसकी वजह से मुझे जल्दी उठने की आदत ही पड़ गई थी 3 साल में।
तो मैं सुबह ही उठ के पढ़ने वालों में से था, मुझे रात में मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के 3 घंटे पहले मैं ऑप्शनल पढ़ता था और ये शेड्यूल मैंने ऑलमोस्ट 12 मंथ्स तक लगातार फॉलो किया कि सुबह 4 से 7 तो मेरा सोशियोलॉजी फिक्स हो गया था। और इवन मेरे घर वालों को ही पता चल गया था कि ये 3 घंटे मैं सोशियोलॉजी पढ़ता हूँ। एंड शाम को 5-6 बजे के बाद में मेरा शेड्यूल बिल्कुल ही लाइट रहता था। 6 बजे के बाद में बहुत ही हल्की-हल्की अगर कुछ ऐसा होता था कि मैं पढ़ लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं रात को टाइम पे ही आराम से सो जाता था और रात को ऐसा कुछ नहीं रखता था पढ़ने वाला जो हैवी हो। मैं सुबह ही प्रेफ़र करता था। अच्छा, सो सिर्फ नॉर्मल जो 7-8 आवर्स होते हैं पढ़ाई के वो आपने इसमें दिए हैं, बाकी टाइम पे अपना यस सर। काफ़ी एंजॉय भी किया आपने, क्रिकेट भी खेले हैं काफ़ी, है ना? तो फिर एक और सवाल जो रहता है वो एथिक्स के रिगार्डिंग रहता है लोगों का, क्योंकि एथिक्स का पर्टिकुलर सोर्स बहुत लोगों को कॉन्फिडेंटली पता नहीं होता कि इसी सोर्स को फॉलो करना है। आपने एथिक्स कैसे यस। तैयारी की? सर मेरे केस में तो मैंने सबसे पहले तो जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका मैंने एक डेफिनेशन तैयार किया। उसके लिए लेक्सिकन की बुक आती है। कई बार ऐसी सारी डेफिनेशन थी जो लेक्सिकन में मुझे लगा कि उतनी नहीं मुझे याद हो रही है या फिर हैवी कीवर्ड्स है, तो मैंने अपनी डेफिनेशन या फिर इंटरनेट से देख के खुद की एक तैयार की। उसके लिए एज आई सेड कि एथिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसके मैंने नोट्स बनाए थे। तो मैंने 10-12 पेज के हर कीवर्ड के लिए उसमें डेफिनेशन लिखी एंड फिर मैंने इंटरनेट पे हर एक डेफिनेशन के लिए 2-3 एग्जांपल सर्च कर लिए कि जब भी मैं इस डेफिनेशन को लिखूं तो उसके साथ एक एग्जांपल लिख सकूं। फिर धीरे धीरे आई ट्राइड कि जब मैं एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ तो जो एथिक्स के बाकी टॉपिक है सिलेबस के, कैसे उसको मैं उसमें इन्वॉल्व कर सकूँ, इंटरकनेक्ट कर सकूँ, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को एक साथ इंटरकनेक्ट करूँ। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू मल्टीपल सोर्सेस मैंने कोशिश किया कि मिनिमल सोर्सेस में एथिक्स का प्रिपरेशन हो जाए। अब ये मार्कशीट में आने के बाद मुझे बेटर एक आइडिया हो पाएगा कि मेरी स्ट्रेटेजी कितना वर्क। तो न्यूज़पेपर भी एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है, आपने न्यूज़पेपर हमेशा कंटिन्यूसली पढ़ा या फिर आप कोई और सोर्स फॉलो करते थे? और अगर न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपको कितना समय लगता था पढ़ने में? और कब आपने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर पढ़ना? सर न्यूज़पेपर मैंने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज से ही शुरू कर दिया था पढ़ना और न्यूज़पेपर मैं रेगुलरली पढ़ता था, डेली पढ़ता था एंड उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया कि न्यूज़पेपर में कई दिन ऐसे होते हैं जब बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव वो होता है, कुछ भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं निकलता और कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे प्रोडक्टिव आर्टिकल्स एक ही दिन में आ जाते हैं। तो ऐसा सोच के चलना, ऐसा प्रिज्यूम करना कि आज मुझे 1 घंटा न्यूज़पेपर लेना ही है, तो वो मेरे ख्याल से उतना रीज़नेबल नहीं है। कई बार मेरा न्यूज़पेपर 10 मिनट में खत्म हो जाता था, 15 मिनट में खत्म हो जाता था। कई बार मुझे 45 मिनट्स भी लग जाते थे पूरा कवर करने में। और इसके साथ ही न्यूज़पेपर के मैंने नोट्स कभी नहीं बनाए थे। जब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ वैल्यू एनहांस करने वाला मुझे कोई पॉइंट मिल गया या मुझे कोई केस स्टडी मिल गई, ऐसी जो मैं कहीं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ एस्से में या जीएस में, बस तभी मैं उसके नोट्स बनाता था। वो भी मुश्किल से पूरे आर्टिकल में से मुश्किल से 2-3 लाइन में केवल यूज़ करता था। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए अदर्स आपने कैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोई तैयारी की? सर मेरी शुरुआत से प्रिपरेशन मेंस को लेकर रही थी। इसीलिए मैंने अगस्त से ही मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। ये गैम्बल था जो मैंने लिया था और सोशियोलॉजी के लिए भी मैंने इसीलिए पहले से प्रिपेयर कर लिया था। इवन दो बैक ऑफ द माइंड एक डर था मुझे कि अगर प्रीलिम्स में ना हुआ तो फिर ये टेस्ट सीरीज वेस्ट हो जाएगी। बट जब प्रीलिम्स आने वाला था उसके 3 महीने पहले से मैंने टोटली अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज पे रिलाई कर दिया। प्रीलिम्स के मैंने काफ़ी सारे टेस्ट लगाए और मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ बट आई रिमेम्बर मैंने 267 टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स क्योंकि मैं 267? डेली उठता था। यस मुझे एग्जैक्ट याद है क्योंकि मेरे पास अभी भी हर टेस्ट का मेरा कितना स्कोर आया, मैंने किस डेट पर लगाया, तो मैं डेली 2 टेस्ट प्रीलिम्स के लगा रहता था जब सुबह। तो मुझे एक ये रिलैक्स हो जाता था कि मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो रही है, फिर मैं दिन भर मेंस का आराम से पढ़ सकता था। तो जब तक उसके मार्क्स ठीक आ रहे थे तो मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता था। अदरवाइज मुझे गिल्ट होता था कि मैं प्रीलिम्स को टाइम नहीं देता। तो डेली 2 टेस्ट लगा के फिर मैं मेंस पढ़ता था। बहुत ही अच्छा। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल टॉपर्स ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे प्रीलिम्स का उतना ज़्यादा आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, और उसको तो आपने एक्सट्रीम लेवल पे ले गए, आप 267 पेपर्स आपने सॉल्व किया। तो क्या ये खुद ही घर में लाके करते थे या फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू ही सारे किए आपने? सर कुछ टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मैंने किया था, परचेज किया था। 1-2 टेस्ट सीरीज मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। बाकी अभी कई सारे ऐसे मीडियम हो गए जिनके थ्रू हम टेस्ट सीरीज एक्सेसिबल हैं ऑनलाइन, और बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जिनमें फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है, एस्पिरेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो दिल्ली में नहीं रहता है वो पोस्ट के थ्रू मंगा सकता है, घर पे कोरियर हो जाती है टेस्ट सीरीज, तो उसका भी काफ़ी एडवांटेज रहता था कि वो घर पे ही आ जाती थी टेस्ट सीरीज। हैविंग सेड दैट मैं एक और डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि
टेस्ट सीरीज हम लोग लगाते रहते हैं, बट सारी टेस्ट सीरीज उतना प्रोडक्टिव नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट्स डेलिबरेटली टफ बनाने लगते हैं टेस्ट को, जिसका यूपीएससी के पैटर्न से उतना मतलब नहीं होता। तो वंस अगेन सॉल्विंग मोर टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि हम ऐसी कोई इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, उसमें कम नंबर आने पे हम लोग डिसअपॉइंटेड हो जाए। हमको बस इस पे फोकस करना है कि यूपीएससी पैटर्न से कौन सा टेस्ट सीरीज मैच कर रहा है, उसमें हमारा स्कोर ठीक ठाक है। जी। तो इसमें एक और बात होती है कि प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो करने के बाद आप एनालिसिस भी करते थे कि कहाँ पे आपकी गलती हुई और कौन सा आंसर आपने नहीं दे पाए, फिर उसको जाके वापस पढ़ना, ये सब करते थे, या फिर सॉल्व करके आप फिर मूव ऑन कर जाते थे दूसरे टॉपिक पे? सर मैं एनालिसिस भी करता था जो भी टेस्ट सीरीज होती थी, बट एज आई सेड कई बार ऐसा होता था कि 100 क्वेश्चन है और जो मेरे से अगर 30-40 जो मेरे इनकरेक्ट हुए, तो वो ऐसे इनकरेक्ट होते थे जो मतलब मुझे नहीं लगता था कि यूपीएससी इसको पूछेगा, तो मैं उसको ऑल टुगेदर अवॉइड करता था और मैं इस पर परेशान नहीं होता था कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो 100 क्वेश्चन में से कई बार ऐसा होता था कि केवल मैंने 6-7 लाइन ही केवल लिखी, उस टेस्ट में मुझे बस केवल वही रेलेवेंट लगा, तो इस वजह से काफी जल्दी मैं उसको एनालाइज कर लेता था, तो टाइम मेरा कम उसमें वेस्ट। तो ये आइडिया आपको कैसे लगा कि यूपीएससी एक्चुअली किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस तरह के सवाल पूछता है, ये आइडिया कैसे है आपको? सर उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10-12 साल के एनालाइज किए, और एक जो कॉमन रिकरिंग पैटर्न बार बार रहता है यूपीएससी का, कुछ कोर एरिया है, कुछ तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वो उसी पे पूछता है, तो वो इस वजह से मैंने तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया पॉइंट आपने बोला। स्पेशली एस्पायरेंट जो वॉच कर रहे हैं वो इसको ज़रूर फॉलो करिए कि पुराने क्वेश्चंस आप बिल्कुल उसको बार बार सॉल्व करिए, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह का सवाल यूपीएससी पूछता है, और जिसको आदर्श ने बहुत अच्छे से यूज़ किया और अपना टाइम को जो है बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर पाए। वो ज़्यादा इधर उधर वेस्ट नहीं किया उन्होंने, ओनली बिकॉज ही न्यू कि यूपीएससी का एक्चुअली झुकाव जो है किस तरफ रहता है, किस तरह के सवाल पूछते हैं। तो आदर्श, वी आर जस्ट towards the end of this discussion. I will just ask you कि आपने कोई करियर बैकअप प्लान भी रखा था कि अलग अगर मान लीजिए यूपीएससी नहीं हुआ, काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, तो आप कुछ और सोच के रखे थे कि कुछ और भी कर सकते हैं? सर शुरू में तो मैंने ये सोच रखा था कि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स तो रखने हैं बिना बैकअप का सोचे, क्योंकि काफी डिमांडिंग एग्जाम है, मुझे पता था कि मैं वन ऑफ द बेस्ट जो कंट्री के उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ। तो एक और फैमिली का भी मेरा सपोर्ट था, उन्होंने बोला कि आप फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके दो और ये मत सोचो कि बैकअप है या नहीं। स्पेशली मेरा बीएससी था एंड मैंने पीजी किया भी नहीं था, तो मेरे पास और कोई ज्यादा चॉइस भी नहीं थी। बट जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो कई सारे एग्जाम होते हैं जो क्रैक करने में आपको आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम मैंने दिया था, तो उसमें मेरा दोनों ही काफी अच्छे फेस गए थे और उसका इंटरव्यू मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो यूपीएससी के अलावा भी कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिससे हम क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्या आप सोशल मीडिया पे थे या हैं अभी? किस तरह से, क्योंकि काफ़ी लोग एस्पायरेंट्स में देखता हूँ सोशल मीडिया पे मोटिवेशन के लिए जाते हैं और वो आईएएस की ग्रैंड एंट्री वाली वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं। आप ऐसा कुछ करते थे? नो सर, इनफैक्ट ऐसी वीडियो से मुझे और एंजाइटी होने लगती थी, तो मैंने आई रिमेम्बर मैंने अपनी फीड में टॉपिक ही म्यूट कर दिया था, जो यूपीएससी वाली रील्स होती है और टॉपिक्स होते हैं, मैंने उसको इनिशियली म्यूट कर दिया था। और गूगल पे भी मैंने अपनी जो न्यूज़ प्रेफरेंस थी उसमें से मैंने बिल्कुल ही उसको हटा दिया था, क्योंकि मैं जब भी उसको देखता था मुझे ऐसा जो रोमांटिसाइजेशन होता है पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन का सोशल मीडिया पे, उससे मुझे काफी दिक्कत थी। एंड इंस्टाग्राम मैंने कभी लाइफ में चलाया ही नहीं, पर जो भी रोमांटिसाइज करता था पूरी प्रिपरेशन को और इसको एक एग्जाम के बियॉन्ड कई बार दिखा दिया जाता है, ऐसा मेटा नैरेटिव सेट हो जाता है। तो जो मेरे जैसे ऐसे एस्पिरेंट है जो टियर 2 या टियर 3 सिटी पे, तो उनको देख के ऐसी अदरवर्ल्डली फीलिंग आने लगती है, उनको ऐसा लगता है कि एग्जाम हमारे बस का तो है नहीं, ऐसे ही लोग क्लियर करते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको बिल्कुल ही अवॉइड किया। और ट्विटर पे मैं एक्टिव था और व्हाट्सएप पे भी एक्टिव था, इंस्टाग्राम में कभी यूज नहीं किया। अच्छा, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी आपने की कि यूपीएससी को इतना बड़ा रोमांटिसाइज करके नहीं बनाया कि वो आपके पहुंच से बाहर चली जाए, है ना? सो आदर्श, आप जो एस्पायरेंट्स अभी हमें देख रहे हैं, क्या उनके लिए कोई आप सजेशन या सुझाव, कोई स्पेशल एडवाइस देना चाहेंगे जो आपने खुद गलती करके सीखी या फिर खुद से समझ के सीखा, जो कि वो अवॉइड कर सकते हैं या फिर वो उस पर फोकस कर सकते हैं? सर जो न्यू कमर्स होते हैं, जैसे मैं भी एक बिल्कुल जब मैंने भी शुरुआत किया था तो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम ये होता था कि कई बार ऐसा होता था कि जब प्रिपरेशन आप शुरू करते हैं तो कोई बोलता है कि ये वाला जो मटेरियल आया बहुत अच्छा है, या फिर इस इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत अच्छा है, एंड सडनली हम अपना प्रेजेंट मटेरियल छोड़ के उसको तुरंत ही चेक करने लगते हैं कि क्या पता है इसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, या फिर ऐसा कंटेंट तो किसी ने लिखा ही नहीं होगा। बट
ऐसा होता है कि अगर आप हर पेपर में भी अबव एवरेज या फिर एवरेज आप कंटेंट लिखते हो, एक आप डिमांड को एड्रेस करते हो, तो उसको बिना फ्लावरी लैंग्वेज के या फिर बिना टू मच ऑफ वैल्यू एडेड एनहेंसमेंट के भी आप कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ रनिंग थ्रू सेवरल मटेरियल्स, मिनिमम मटेरियल में ही उसको मैक्सिमम रिवाइज करें तो वी कैन क्लियर दिस. वंडरफुल सेशन. आई थिंक आई टोटली एग्री विथ यू एंड आई रियली आइडेंटिफाई. आपने जिस तरह से तैयार किया, लगभग मेरी तैयारी उसी तरह से हुई है. बिना कोचिंग के आपने ऑप्शन तैयारी की सोशियोलॉजी, और आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर करेंगे जिस तरह से आपने डेली 3 घंटे दिया उसमें. और जो क्लैरिटी थी आपकी यूपीसी प्रिपरेशन के, वो बहुत ही रिमार्केबल है. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि आप अपने लिमिटेड टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाए और बहुत जल्द आपने इसको क्रैक किया है. माई बेस्ट विशेज टू यू. आप आगे जो भी करना चाहें, और लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द सर्विस एंड ऑल द बेस्ट. एंजॉय करें इस मोमेंट को. And thank you so much for joining with us. Thank you so much. Okay, Thank you, sir. bye. Yes, sir.